हेलो दोस्तों। आज का मैंने ना एलएलबी फर्स्ट ईयर के जो सिलेबस है उसका एक ओवरव्यू तैयार किया है कि उसमें जो है नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने हैं और उन जो सब्जेक्ट्स हैं उसके हर सब्जेक्ट का एक ओवरव्यू दिया है कि उसमें टोटल नंबर्स ऑफ चैप्टर कितने हैं सब्जेक्ट में और उसमें कितने सेक्शन हैं और वो कब आपका लागू हुआ है। तो इसमें हमारा जो पहला एलएलबी का फर्स्ट जो सब्जेक्ट है उसको बोलते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और हिंदी में बोलते हैं उसको भारतीय संविदा अधिनियम 1872। ये 1 सितंबर 1872 को लागू हुआ था। इसमें सेक्शन 266 हैं। चैप्टर इसके अंदर 10 हैं। जो 11वां चैप्टर है बेसिकली वो निरस्त है तो हम इसमें 10 ही काउंट करेंगे। तो इसमें क्या है कि संविदा की परिभाषा क्या है। तो संविदा मतलब कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट के पर्यायवाची शब्द इजारा, व्यवस्था, पण, ठीका या ठेका, शर्तनामा और समझौता है। कानूनी क्षेत्र में यह शब्द संविदा के अर्थ में ही प्रयुक्त होता है। कुछ विद्वानों के मत से इसके अंतर्गत केवल वही समझौते के लिए जा सकते हैं जो कानूनन लागू किए जा सकते हैं। सामान्य न होते हुए भी परिभाषा में ये एक सुधार है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो 1872 है उसकी कुछ विशेषताएं हैं उनको भी मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो भारतीय संविधान अधिनियम पूरे भारत में लागू होता है। यह अधिनियम सभी प्रकार की संविदाओं को नियंत्रित करता है, चाहे वे मौखिक हों या लिखित हों, चाहे वे छोटे हों या बड़े हों। यह एक इंग्लिश कानून पर आधारित है। भारतीय संविदा अधिनियम को इंग्लैंड के संविदा कानून पर आधारित बनाया गया था। संविदा के दो प्रकार होते हैं। एक होती है अभिव्यक्ति संविदा। अभिव्यक्त संविदा वह होती है जिसकी शर्तें लिखित रूप में हो या मौखिक रूप में शब्दों द्वारा घोषित की जाती हैं। एक होती है परिलक्षित संविदा। तो परिलक्षित संविदा वह होती है जिसमें कि दोनों पक्षकारों में से किसी एक की तरफ से संविदा करने का कोई आशय नहीं होता, परंतु विधि एक संविदा आरोपित करती है। तो ये हमारा पहला जो चैप्टर है एलएलबी फर्स्ट ईयर का, भारतीय पहला जो सब्जेक्ट है भारतीय संविदा अधिनियम 1872 उसका एक ओवरव्यू है। ठीक है। इसका हमारा जो दूसरा चैप्टर है वो है लॉ ऑफ आर्बिट्रेशन इन इंडिया और ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो वैकल्पिक विवाद समाधान जिसको एडीआर भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो एडीआर एक विवाद को हल करने के तरीकों को संदर्भित करता है जो न्यायालयों में मुकदमेबाजी के विकल्प हैं। आमतौर पर यह एक तटस्थ तीसरे पक्ष का उपयोग करता है जो पक्षों को संवाद करने, मतभेदों पर चर्चा करने और विवाद को हल करने में मदद करता है। एडीआर नागरिक विवादों से संबंधित सभी प्रकार के मामलों को हल करने की पेशकश करता है जैसा कि कानून द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है। वैकल्पिक विवाद समाधान विवादों को सुलझाने के पारंपरिक तरीकों का विकल्प प्रदान करने में सक्षम है। अब वैकल्पिक जो विवाद समाधान है बेसिकली ये कितने प्रकार के होते हैं, किस तरीके से ये वैकल्पिक जो एडीआर तंत्र है काम करता है। तो इसमें क्या है, पहला है पंचायत करना। पंचायत के थ्रू जो भी मतलब समस्याएं होती हैं, जो आपस के मुकदमे होते हैं, उसको पंचायत के द्वारा सॉल्यूशन दिया जाता है। दूसरा होता है समझौतों के द्वारा, जब दो पार्टियां आपस में मतलब किसी बात पर डिस्प्यूट होता है तो वो आपस में बैठकर जो समझौता किया जाता है उसके द्वारा भी एडीआर तंत्र काम करता है। मध्यस्थता मतलब दो पक्षों के बीच में आपस में बिठाकर उनमें मध्यस्थता करा दी जाती है। और चौथा आता है लोक अदालतों सहित न्यायिक बंदोबस्त की वार्ता। इसका मैं डिटेल डिस्कशन भी आपको आगे की स्लाइड्स में देता हूँ। तो अब जैसे मैंने बताया आपको आर्बिट्रेशन, तो आर्बिट्रेशन का मतलब होता है पंचायत करना। तो पंचायत करना क्या है, इसमें मामला एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष में लाया जाता है जो उस मामले पर निर्णय देता है या जो पार्टियों पर सबसे अधिक बाध्यकारी है। यह एक परीक्षण की तुलना में कम औपचारिक है। वह गवाही की आवश्यकता को अक्सर आसान किया जाता है। अधिकांश मामलों में मध्यस्थ के फैसले के खिलाफ अपील करने का कोई अधिकार नहीं है। मध्यस्थता और सुलह विधेयक 2021 मध्यस्थता प्रक्रिया को अधिक निवेशक अनुकूल, लागत प्रभावी और त्वरित मामले के समाधान के लिए प्रयुक्त बनाता है। मध्यस्थता का स्थायी न्यायालय परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पीसीए पहला अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन जो 1899 में हेग नीदरलैंड में आयोजित किया गया था। स्थायी मध्यस्थता न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय विवादों की मध्यस्थता की सुविधा का प्रदान करना था। ठीक है। दूसरा इसका जो सब कोड है, जैसे मैंने चार बताए थे। पहला जैसे आपने देखा आर्बिट्रेशन है जिसको पंचायत बोलते हैं। दूसरा है समझौता। समझौता को बोलते हैं कॉन्सिलिएशंस।
तो कॉन्सिलेशन क्या है? सुलह एक गैर बाध्यकारी प्रक्रिया है जिसमें असहमति के पक्षकारों को विवादों के पारस्परिक रूप से संतोषजनक सहमत समाधान खोजने में एक निष्पक्ष तृतीय पक्ष सुलहकर्ता द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। सुलहकर्ता सुलह की प्रक्रिया में एक सक्रिय भागीदारी है जो चर्चा वार्ता में भाग लेता है और एक स्वीकार्य समझौते पर पहुंचता है। पार्टियों को सुलहकर्ता की सिफारिश का स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है। यदि दोनों पक्ष सुलहकर्ता के समझौते को स्वीकार करते हैं तो यह दोनों पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा। ठीक है, इससे जो थर्ड वो है इसका, उसको कहते हैं मध्यस्थता। मध्यस्थता मतलब मेडिएशन। तो मध्यस्थता क्या है? एक तटस्थ व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में जाना जाता है और जो मध्यस्थता के माध्यम से असहमति या पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान प्राप्त करने के प्रयास में पक्षों की सहायता करता है। तीसरा पक्ष पार्टियों के लिए कोई निर्णय नहीं लेता बल्कि यह एक सुविधाकर्ता के रूप में कार्य करता है जो उनकी बातचीत को बेहतर बनाने में मदद करता है। पक्ष मध्यस्थता में परिणाम पर नियंत्रण बनाए रखते हैं। और इसके बाद जो चौथा था वो है लोक अदालतों सहित न्यायिक बंदोबस्त। जुडिशियल सेटलमेंट इंक्लूड्स लोक अदालत। तो लोक अदालत संहिता आंदोलन न्यायिक बंदोबस्त। 1987 के कानून सेवा प्राधिकरण अधिनियम ने विवाद समाधान की प्रक्रिया को तेज करने के लिए विवाद समाधान की लोक अदालत प्रणाली के विकास को मार्ग प्रशस्त किया था। लोक अदालत में पूर्व मुकदमेबाजी चरण में विवादों और सौहार्दपूर्ण ढंग से हल किया जा सकता है। यह वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली का एक घटक है जो आम जनता को अनौपचारिक न्यूनतम और शीघ्र न्याय प्रदान कराता है। ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो ये बातचीत। तो बातचीत में क्या होता है? वैकल्पिक विवाद समाधान के लिए बातचीत सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली विधि है। यह एक गैर बाध्यकारी प्रक्रिया है जिसमें पक्षकार किसी तीसरे पक्ष की भागीदारी के बिना इस मुद्दे पर समझौता वार्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से बातचीत शुरू करते हैं। यह विभिन्न प्रकार की सेटिंग्स में हो सकता है जिसमें व्यवसाय, गैर लाभकारी संगठन, सरकारी शाखाएं, कानूनी कार्रवाई, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और व्यक्तिगत परिस्थितियां जैसे विवाह, पालन पोषण, तलाक, नियमित जीवन शामिल है। अब भारत में वैकल्पिक समाधान। तो भारत में वैकल्पिक विवाद समाधान के जो है जैसे नई विवाद समाधान प्रक्रिया पार्टियों को अधिक लागत प्रभावी और एप्लीकेशन मैनेजर में विवाद में अंतर्निहित मुद्दों से निपटने में सक्षम बनाती है। इन तरीकों में पार्टियों की शत्रुता कम करने, नियंत्रण की भावना बहाल करने, शांतिपूर्वक तरीके से निर्णय विवाद की स्वीकार्यता प्राप्त करने और प्रत्येक मामले में न्याय की उच्च भावना प्राप्त करने की अनुमति देने का लाभ है। अदालत से बाहर निपटान बढ़ाने के लिए कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम वर्ष 1987 में पारित किया गया था और यह नया मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1966 में लागू था। आपराधिक प्रक्रिया संहिता ने 2005 में अभिभावक सौदेबाजी या प्ली बारगेनिंग की एक प्रणाली को जोड़ा था। प्ली बार्गेनिंग का इसको मैं अभी आगे आपको डेफिनेशन दूंगा क्या होता है। तो लोक अदालत जिसे पीपल्स कोर्ट के रूप में जाना जाता है एक अनौपचारिक व्यवस्था है जो न्यायिक अधिकारों की उपस्थिति में चर्चा की सुविधा प्रदान करता है और कानूनी शब्दावली पर ज्यादा जोर दिए बिना मुद्दों का हल करने में अनुमति देता है। लोक अदालत का निर्णय अंतिम और पार्टियों पर बाध्यकारी होता है जिसका अर्थ यह है कि इसे किसी अन्य अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था प्ली बार्गेनिंग क्या होता है। तो प्ली बार्गेनिंग कानून में एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए दंडनीय अपराध के लिए आरोपित व्यक्ति अपना अपराध जो है स्वीकार कर ले। उसे प्ली बार्गेनिंग की प्रक्रिया के माध्यम से कानून के तहत निर्धारित सजा से कम सजा प्राप्त करने के लिए अभियोजन में सहायता लेता है। मतलब किसी व्यक्ति ने अगर कोई अपराध कर दिया है और वो खुद उस बात को स्वीकार कर लेता है तो फिर कानून के द्वारा उस व्यक्ति को कम सजा दी जाती है। ठीक है। अगला जो हमारा सब्जेक्ट है एलएलबी फर्स्ट ईयर का वो है टॉर्ट लॉ इन इंडिया। तो इसको हिंदी में हम अपकृत्य कहते हैं। तो भारतीय अपकृत्य विधि टॉर्ट्स लॉ इन इंडिया अपेक्षाकृत नई कॉमन लॉ है। अपकृत्य का उपयोग कानून में कोई ऐसी कार्य के लिए किया जाता है जिससे कोई क्षति या अपकार हुआ हो। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि उसका प्रतिकार क्षतिपूर्ति के द्वारा संभव है, अपकृत संविदा के उल्लंघन से संबंधित नहीं है और साथ ही में वह आपराधिक भी नहीं होता और इससे अपकृत्य एक सिविल दोष है जिसका उपचार अपनिर्धारित नुकसानी के लिए कॉमन लॉ अनुयोजन है और संविदा भंग या कानून भंग या अन्य सामयिक बाधाओं का भंगीकरण नहीं है।
इसके बाद है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 व्यापार और उद्योग के शोषण से उन लोगों के अधिकारों और हितों को बचाने के लिए बनाया गया था जो किसी न किसी प्रकार से उपभोक्ता हैं। इस अधिनियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो अपने प्रयोग हेतु वस्तुएं एवं सेवाएं खरीदता है वह उपभोक्ता है। अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं को निम्नलिखित 6 उपभोक्ता अधिकार प्रदान है: सुरक्षा का अधिकार, सह सूचित किए जाने का अधिकार, चयन का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, प्रतितोष पाने का अधिकार और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। तो ये 6 अधिकार हैं जो एक उपभोक्ता को प्राप्त होते हैं। ठीक है, अभी अभी एक नया संशोधन जो है राज्यसभा में पास हो गया है। तो इसमें क्या है, नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 ये वाला है, और ये 20 जुलाई 2020 को नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की लागू किया गया है, जो उपभोक्ताओं को सुरक्षित करने के साथ साथ इसके विभिन्न अधिसूचित नियमों और प्रावधानों के माध्यम से उनके अधिकारों की रक्षा करने में मदद करेगा। नया अधिनियम पुराने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की तुलना में तीव्रता से और कम समय में कार्य को निपटान करेगा। पुराना अधिनियम न्याय हेतु सिंगल पॉइंट पहुंच के कारण ज्यादा समय लेता था। तो जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 है और जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन 2019 है, इसमें क्या है, थोड़ा सा संशोधन किया गया है। रीजन क्या है कि जो पहले वाला कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है उसमें जो उपभोक्ता को ना न्याय मिलने में काफी टाइम लगता है। तो अभी अभी भारत सरकार ने जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 पारित किया है, जो 20 जुलाई 2020 को नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को लागू कर दिया गया। तो इसमें क्या है कि उपभोक्ता को अगर कोई शिकायत है, किसी चीज की कोई दिक्कत है उसको, प्रोडक्ट से लेके या सर्विस के लेके, तो वो जब अपना कंज्यूमर कोर्ट में केस डालेगा तो उससे न्याय थोड़ा जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, तो अगला हमारा जो सब्जेक्ट है वो है हिंदू लॉ, हिंदू विवाह अधिनियम 1955। तो ये जो है 18 मई 1955 को लागू हुआ था। इसके अंदर सेक्शन जो है 38 है और चैप्टर 6 है। तो इस अधिनियम को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 कहा जाता है। इसका जो विस्तार है वो पूरे भारत तक है। पहले क्या था, 370 से पहले जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था, बट अभी ये लागू है। भारत में प्रचलित हिंदू विवाह अधिनियम में कुल 38 धाराएं हैं और हिंदू मैरिज एक्ट भारत की संसद द्वारा सन 1955 में पारित किया था और तब से अब तक ये भारत में प्रचलित है। वही 18 मई 1955 को हुआ है। सेक्शन 38 है, चैप्टर 6 है। ठीक है, इसके अंदर 4 तरीके के अधिनियम आते हैं: हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू अप्राप्तव्यता और शिक्षा अधिनियम 1956, हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956। ठीक है, अगला हमारा है मुस्लिम फैमिली लॉ। तो मुस्लिम स्वीय विधि शरीयत अधिनियम 1937, ये 7 अक्टूबर 1937 को, मतलब उस समय से ही ये चल रहा है। 7 अक्टूबर 1937 में बनाया था। मुसलमानों को मुस्लिम स्वयं विधि शरीयत लागू करने के उपबंध करने के लिए यह एक अधिनियम है। ठीक है, मुस्लिम लॉ भारत में पर्सनल लॉ मुख्य रूप से 1937 के मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन अधिनियम से संचालित होता है। यह अधिनियम मुसलमानों के बीच विवाह, तलाक, विरासत और रखरखाव के मामले में इस्लामी कानून को लागू करने को मान्यता देता है। तो मुस्लिम लॉ के जो, मतलब बेसिकली इसमें जो पैरामीटर्स कवर होते हैं, जो चैप्टर्स कवर होते हैं, तो इसमें जैसे भारत में मुस्लिम विधि प्रयोग एवं निर्वचन है, उनका निकाह विवाह करने का तरीका है, उनकी मेहर की प्रथा है, वो तलाक कैसे देंगे, ठीक है, उनकी संरक्षकता कैसे होगी, भारत पोषण और नफक का क्या प्लान है, वक्फ बोर्ड जो है इसका इसमें जिक्र है, डेफिनेशन है। तो इसके बाद है लॉ ऑफ क्राइम्स। तो कानून के उस समूह को दंड विधि, क्रिमिनल लॉ या पीनल लॉ या फौजदारी कानून कहते हैं, जो अपराधों एवं उनके लिए निर्धारित सजाओं, दंड से संबंधित होते हैं। आपराधिक मामलों में दंड कई प्रकार का हो सकता है, जो कि अपराध की प्रकृति पर निर्भर करता है: मृत्युदंड, आजीवन कारावास, साधारण कारावास, पैरोल या अर्थदंड आदि। तो गाइस, ये जो लॉ ऑफ क्राइम्स है, ये बेसिकली जैसे इसमें आईपीसी कवर हो जाती है, सीपीसी कवर हो जाती है, सीआरपीसी भी कवर हो जाती है। तो ये एक वास्ट वो है। ठीक है, बट ये है कि फर्स्ट लेवल्स में जो सब्जेक्ट का नाम है लॉ ऑफ क्राइम्स है, लॉ ऑफ क्राइम्स को ही आप पढ़ के जो है अपना एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा जो इसमें सब्जेक्ट है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ किसको कहते हैं, मैंने थोड़ा सा उसका ब्रीफ किया है। तो भारतीय संविधान जो है, इसके बारे में यहाँ पे एक ब्रीफ समरी है। तो भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में टोटल 299 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे।
संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 में अपना काम पूरा कर लिया था और 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू हुआ था। इसी दिन की याद में भारत में हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। संक्षिप्त में यह है कि भारतीय संविधान में वर्तमान समय में केवल 470 अनुच्छेद है तथा 12 अनुसूचियां और 25 भागों में विभाजित है, परंतु इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 22 भागों में विभाजित था और केवल 8 अनुसूचियां थी। तो गाइज ये जो इसके अलावा एक और सब्जेक्ट है जिसको हम लीगल राइटिंग कहते हैं। तो इस तरीके से एलएलबी फर्स्ट ईयर में टोटल 8 सब्जेक्ट है और उसका ही मैंने एक ओवरव्यू आपको दिया है। इसको पढ़ के आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमें जो प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है, और हर सब्जेक्ट का ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको सब्जेक्ट वाइज देता रहूंगा। थैंक यू सो मच टीम।